चीन और जापान के बीच बसा हुआ कोरियन पेनिनसुला सदी के तकनीकी चमत्कारों तक कोरिया की यम कला, साहित्य और नवाचार के उत्कर्ष करते हुए जिन सभी ने कोरियाई इतिहास की समृद्धि हैं, यह गूंज की धरती है जहां अतीत वर्तमान में गहराई से गूंजता है। कोरिया की कहानी दृढ़ता और परिवर्तन की कहानी है। यह साम्राज्यों के उत्थान और पतन का वर्णन है। यह अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। गोजोसेओन की पौराणिक शुरुआत से लेकर 21वीं सदी के तकनीकी चमत्कारों तक कोरिया की यात्रा जीत और त्रासदी दोनों से चिह्नित रही है। यह सांस्कृतिक प्रतिभा और प्रचंड स्वतंत्रता की कहानी है जो विदेशी इन्फ्लुएंस और आंतरिक संघर्षों के दौर से गुजरी है। कोरिया के अतीत की इस खोज में हम इतिहास की उन परतों का पता लगाएंगे जिन्होंने इस आकर्षक राष्ट्र को आकार दिया है। हम प्राचीन राज्यों के उत्थान और पतन की यात्रा करेंगे। हम कला, साहित्य और नवाचार के उत्कर्ष के साक्षी बनेंगे। हम कोरिया के अतीत के काले अध्यायों का भी सामना करेंगे, विदेशी आक्रमणों की तबाही से लेकर नेशनीय विभाजन की स्थायी विरासत तक। कोरिया के इतिहास को अंडरस्टैंडिंग कर हम उसके वर्तमान की जटिलताओं और उसके भविष्य की संस्पिरिटों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़ें जब हम समय के इतिहास में उतरते हैं, सम्राटों और योद्धाओं, कलाकारों और विद्वानों के नक्शेकदम पर चलते हुए जिन सभी ने कोरियाई इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया है। कोरिया का इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ही है। अपनी भाषा, रिवाजों और कलात्मक अभिव्यक्ति मुश्किलों पर विजय प्राप्त की है और इतिहास की कठिन समझ हासिल कर सकते हैं जिन्होंने आधुनिक कोरिया को कोरियन लोग अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेटेड। ईस्ट एशिया के क्रॉस रोड्स पर स्थित होने के करान कोरिया पर हमेशा से ही अपने पावरफुल नेबर्स चाइना और जापान का इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन अपने इतिहास में कोरिया ने एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखी है, अपनी भाषा, रिवाजों और कलात्मक अभिव्यक्तियों की रक्षा करते हुए। कोरियन पेनिनसुला ने एकता और विभाजन, समृद्धि और डिफिकल्टाई के दौर देखे हैं। 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गोजोसेओन की स्थापना से लेकर 20वीं शताब्दी में मॉडर्न रिपब्लिक्स की स्थापना तक कोरिया की कहानी निरंतर विकास की कहानी है। यह पावर स्ट्रगल्स और कल्चरल एक्सचेंजेस, इनोवेशन और एडेप्टेशन का क्रॉनिकल है। इन सब के बावजूद कोरियन लोगों ने एक अदम्य भावना दिखाई है, मुश्किलों पर विजय प्राप्त की है और इतिहास की कठिन परिस्थितियों से मजबूत होकर उभरे हैं। कोरियन इतिहास की ये खोज उन कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस से ना ही कतराएगी जिन्होंने इस राष्ट्र को आकार दिया है। हम इंटरनल और एक्सटर्नल ताकतों के इंटरप्ले, राजवंशों के उत्थान और पतन और सांस्कृतिक उपलब्धियों की स्थायी विरासत की जांच करेंगे। इतिहास के धागे को सुलझाकर हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जिन्होंने आधुनिक कोरिया को आकार दिया है और उन चुनौतियों और अवसरों को जो आगे हैं। हमारा सफर समय के धुंधलके में शुरू होता है, गुरेशन से चला आ रहा है। ऐसा कहा और हेरिटेज से डीप कनेक्शन का सिंबल है। ब्रॉडर टैपेस्ट्री में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बहुत सिंबलाइज करती है। एक ऐसा थीम जो पूरी कोरिया हार्मोनियस ब्लेंड के साथ एक ऐसे वे ऑफ लाइफ को उनके द्वारा क्राफ्ट किए गए टूल्स और पॉपुलेशंस को सस्टेन करने की अनुमति दी। जब कम्युनिस्ट जो एजेस से चले आ रहे हैं, इस एंशंट किंग और आर्टिस्टिक डिपिक्शंस एक ऐसी लैंड दिखाते हैं पावर और कोरिया के एंशंट पास्ट के एंड्यूरिंग लेगेसी के टेस्ट जाता है कि मिथिकल फिगर डैंगुन ने 2333 बीसीई में इसे एस्टैब्लिश किया था। गोजोसियन का ओरिजिन मिथ और फोल्कलोर में श्राउडेड है। डैंगुन एक सेमी डिवाइन फिगर के बारे में माना जाता है कि वो हेवन से डिसेंड हुए थे एक ऐसा किंगडम बनाने के लिए जो कोरियाई कल्चर और आइडेंटिटी का क्रेडल बनेगा। उनकी कहानी सिर्फ एक फाउंडिंग मिथ नहीं है, बल्कि ये कोरियाई लोगों के रेजिलियंस और उनके लैंड और हेरिटेज से डीप कनेक्शन का सिंबल है। हालांकि इस अर्ली पीरियड का हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत कम है। गोजोसियन का कोरियाई नेशनल कॉन्शियसनेस में एक रिवेयर्ड जगह है जो कोरियाई सभ्यता के जेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। जो आर्टिफैक्ट्स और रूइंस डिस्कवर हुए हैं वो एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की ग्लिम्पसेस देते हैं जो आर्ट, कल्चर और गवर्नेंस को वैल्यू करता था। ये रेमनेंट्स हालांकि बहुत फ्यू हैं, अर्ली कोरियंस के वे ऑफ लाइफ और ह्यूमन हिस्ट्री के ब्रॉडर टैपेस्ट्री में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।
लेजेंड के अनुसार डैंगुन, एक हेवनली बीइंग और एक बेयर टर्न्ड वुमन का बेटा, कोरियाई पेनिनसुला पर एक किंगडम स्थापित करने के लिए हेवन से डिसेंड हुआ था। ये कहानी, जो सिंबलिज्म से भरपूर है, एंशंट कोरियंस के वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करती है, जहां डिवाइन और अर्थली एक दूसरे से डीपली इंटरट्वाइंड थे। बेयर टर्न्ड वुमन, जो डैंगुन की मां बनी, ट्रांसफॉर्मेशन और अलग अलग रियल्म्स के ब्लेंडिंग को सिंबलाइज करती है। एक ऐसा थीम जो पूरी कोरियाई हिस्ट्री में रेजोनेट करता है। यह मिथिकल नैरेटिव कोरियाई लोगों और उनकी लैंड के बीच डीप कनेक्शन को बयां करता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो सहस्राब्दियों से एंड्योर कर रहा है। कोरिया के लैंडस्केप्स, उसके रगड माउंटेन्स से लेकर उसके फर्टाइल प्लेन्स तक, ने वहां के लोगों के लिव्स और कल्चर को शेप किया है। एंशंट विलेजेस, नेचर और ह्यूमन हैबिटेशन के हार्मोनियस ब्लेंड के साथ एक ऐसे वे ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं जो नेचुरल वर्ल्ड में डीपली रूटेड है। हालांकि गोजोसियन का ज्यादातर इतिहास लेजेंड में श्राउडेड है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कोरियाई पेनिनसुला के नॉर्दर्न पार्ट और मैंचूरिया में ब्रॉन्ज एज कल्चर के एग्जिस्टेंस का पता चलता है, गोजोसियन के पर्पोर्टेड फाउंडिंग के समय के आसपास। ये अर्ली इनहैबिटेंट्स सिर्फ मिथिकल फिगर्स नहीं थे, बल्कि रियल पीपल थे, जिन्होंने अपने एग्जिस्टेंस का टैंजिबल एविडेंस पीछे छोड़ा है। उनके द्वारा क्राफ्ट किए गए टूल्स और आर्टिफैक्ट्स एक ऐसे सोसाइटी को रिवील करते हैं जो अपने समय से एडवांस्ड था, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। इन अर्ली इनहैबिटेंट्स ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को डेवलप किया, ब्रॉन्ज टूल्स और वेपन्स को क्राफ्ट किया और सोशल स्ट्रक्चर्स को एस्टैब्लिश किया जो फ्यूचर कोरियन किंगडम्स के लिए फाउंडेशन तैयार करेंगे। फार्मिंग में उनके इनोवेशंस ने उन्हें लार्जर पॉपुलेशंस को सस्टेन करने की अनुमति दी, जबकि मेटलर्जी में उनके एडवांसमेंट्स ने उन्हें अपनी लैंड्स की रक्षा करने और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए टूल्स दिए। उनके द्वारा क्रिएट किए गए सोशल स्ट्रक्चर्स, कम्युनिटी और हायरार्की पर एम्फेसिस के साथ बाद के कोरियाई स्टेट्स के लिए ब्लूप्रिंट बन गए। गोजोसियन की लेगेसी सिर्फ उसकी पर्पोर्टेड एंटिक्विटी में ही नहीं है, बल्कि कोरियाई हिस्ट्री और आइडेंटिटी के ओरिजिन पॉइंट के रूप में उसके सिंबलिक इंपॉर्टेंस में भी है। कल्चरल सिंबल्स और सेरेमनीज जो एजेस से चले आ रहे हैं, इस एंशंट किंगडम के एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस का टेस्टमेंट हैं। ये ट्रेडिशंस, चाहे आर्ट में हो, म्यूजिक में हो या रिचुअल में हो, उन वैल्यूज और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों से कोरियाई सोसाइटी को शेप किया है। यह एक डिस्टिंक्ट कोरियाई कल्चर के इमर्जेंस और पेनिनसुला पर एक यूनिफाइड किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्ली कोरिया के हिस्टोरिकल मैप्स और आर्टिस्टिक डिपिक्शंस एक ऐसी लैंड दिखाते हैं जो सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं, बल्कि एक कल्चरल और पॉलिटिकल एंटिटी भी थी। गोजोसियन सिर्फ एक किंगडम से बढ़कर था। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस था जो आगे चलकर पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि गोजोसियन के बारे में बहुत कुछ मिस्ट्री में श्राउडेड है, इसकी लेजेंड कोरियाई इमेजिनेशन को इंस्पायर और कैप्टिवेट करना जारी रखे हुए है, जो मिथ की एंड्यूरिंग पावर और कोरिया के एंशिएंट पास्ट की एंड्यूरिंग लेगेसी के टेस्टमेंट के रूप में सर्व कर रही है। मॉडर्न कोरिया में होने वाले फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस, ट्रेडिशनल ड्रेस और कस्टम्स के वाइब्रेंट डिस्प्लेज के साथ देश की रिच हेरिटेज की लिविंग रिमाइंडर हैं। ये प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि गोजोसियन की कहानी अपने सारे मिस्ट्री और मैजेस्टी के साथ आने वाली जेनरेशंस के लिए बताई और सुनाई जाती रहे। जैसे ही गोजोसोन का इन्फ्लुएंस कम हुआ, कोरिया जल्दी बन रहे थे, उतनी ही जल्दी टूट भी रहे थे। प्राकृतिक शक्ति केंद्र भी थीं, जिनमें से प्रत्येक ने और आंतरिक सुधारों के माध्यम से प्रमुखता से उभरा। शों के मूक गवाह हैं जिन्होंने इतिहास के और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्रत्येक राज्य ने साहित्य, संगीत और नृत्य दिया। गोगुरियो की सैन्य ताकत न केवल प्रिजर्विंगात्मक संरचनाएं, इंजीनियरिंग के चमत्कार और नौभन क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक झलक प्रदान कर शाही की स्थापना और कन्फ्यूशियस आदर्शों को भी पहचान विकसित की, जो स्वदेशी परंपराओं, फ्यूशीवाद, बौद्ध धर्म और अन्य सांस्कृतिक तत्व। ये भित्ति चित्र न केवल कलात्मक कृति राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के लिए प्रसिद्ध हैं, जो विश्वास के प्रति ऋण है, क्योंकि इसने जापानी द्वीप समूह में मिला। सिला की नौकरशाही व्यवस्था अत्यंत पड़ेगा। 3 राज्यों की अवधि,
हालांकि सभ्यता में इस अवधि के योगदान को आज समृद्ध परंपरा में योगदान दिया। तीन राज्य, क्योंकि वे राष्ट्र की पहचान और साथी है। इस अवधि का इन्फ्लुएंस सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। पीले सागर के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित बायकजी समुद्री व्यापार का केंद्र बन गया, जो कोरिया को चीन और जापान से जोड़ता था। सिला शुरू में तीनों में सबसे कमजोर, धीरे धीरे रणनीतिक गठबंधनों और आंतरिक सुधारों के माध्यम से प्रमुखता से उभरा, अंततः प्रायद्वीप को एकीकृत किया। इस युग की विशेषता निरंतर युद्ध और बदलते गठबंधन थे, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र और इन्फ्लुएंस का विस्तार करना चाहता था। न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र में भी लड़ाइयां लड़ी गईं, जिसमें नौसैनिक युद्धों ने इस क्षेत्र की शक्ति की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज कोरियाई परिदृश्य को बिखेरने वाले किले और खंडहर उन भयंकर संघर्षों के मूक गवाह हैं, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। ये लड़ाइयां केवल क्षेत्रीय लाभ के बारे में नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व का दावा करने के बारे में भी थीं। इन राज्यों के नेता न केवल योद्धा थे, बल्कि राजनेता भी थे, जो उस समय की अवधि को परिभाषित करने वाले गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल को नेविगेट कर रहे थे। अस्थिरता के बावजूद तीन राज्यों की अवधि में कला, संस्कृति और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्रत्येक राज्य ने अपनी विशिष्ट कलात्मक शैलियों और तकनीकी नवाचारों को विकसित किया, जो एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत में योगदान करते थे। इस अवधि की कलाकृतियां जटिल मिट्टी के बर्तनों से लेकर परिष्कृत हथियारों तक उस उच्च स्तर के शिल्प कौशल और रचनात्मकता को दर्शाती है, जो इस युग की विशेषता थी। तीन राज्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियां केवल भौतिक कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि इसमें साहित्य, संगीत और नृत्य में प्रगति भी शामिल थी। ये सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां उस समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई थीं, जो संचार के साधन और राज्य कला के उपकरण दोनों के रूप में कार्य करती थीं। गोगुर्यो, जो अपने सैन्य कौशल के लिए जाना जाता है, ने मंचूरिया तक फैले एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया। राज्य के रणनीतिक स्थान और दुर्जय सुरक्षा ने इसे इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। गोगुर्यो की सैन्य ताकत न केवल उसकी संख्या में थी, बल्कि उसकी नवीन रणनीति और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों में भी थी। इतने बड़े क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करने की राज्य की क्षमता उसके संगठनात्मक और तार्किक क्षमताओं का प्रमाण थी। मंचूरिया के परिदृश्य अपने ऊबड़-खाबड़ इलाकों और रणनीतिक रूप से लाभप्रद बिंदुओं के साथ गोगुर्यो की सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राज्य के किले और प्रिजर्विंगात्मक संरचनाएं इंजीनियरिंग के चमत्कार थे, जिन्हें लंबे समय तक घेराबंदी का सामना करने और आक्रमणकारियों को पीछे हटाने के लिए डिजाइन किया गया था। बायकजी ने पीले सागर पर अपने रणनीतिक स्थान के साथ समुद्री व्यापार नेटवर्क स्थापित किए, जो इसे चीन और जापान से जोड़ते थे। ये व्यापार मार्ग न केवल वस्तुओं के लिए, बल्कि विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी नाली थे। बायकजी के जहाज, जो अपने उन्नत डिजाइन और नौवहन क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, समुद्र पर एक आम दृश्य थे, जो न केवल व्यापारियों को बल्कि राजनयिकों और विद्वानों को भी ले जाते थे। अपने समुद्री संसाधनों के रणनीतिक उपयोग ने इसे अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक इन्फ्लुएंस डालने की अनुमति दी, जिससे यह पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया। जहाजों के मलबे और प्राचीन बंदरगाहों से बरामद कलाकृतियां इस अवधि के दौरान हुए जीवंत व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक झलक प्रदान करती हैं। सिला शुरू में तीनों राज्यों में सबसे कमजोर, अंततः प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप के एकीकरण की नींव रखी। सैन्य विजय और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से सिला अपनी शक्ति को मजबूत करने और अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम था। राज्य के उत्थान को महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना और कन्फ्यूशियस आदर्शों को बढ़ावा देना शामिल था। सिला के नेता न केवल कुशल योद्धा थे, बल्कि चतुर राजनीतिज्ञ भी थे, जो उस समय की अवधि की विशेषता वाले गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल को नेविगेट करने में माहिर थे। प्रायद्वीप का राज्य का अंतिम एकीकरण एक स्मारकीय उपलब्धि थी, जिसने एक एकीकृत कोरियाई पहचान के विकास के लिए मंच तैयार किया। प्रत्येक राज्य ने
अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान विकसित की, जो स्वदेशी परंपराओं और पड़ोसी संस्कृतियों के साथ बातचीत दोनों से प्रभावित थी। इस अवधि के दौरान कोरिया, चीन और जापान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने विचारों, प्रौद्योगिकियों और कलात्मक शैलियों के प्रसार को सुगम बनाया। ये संपर्क हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थे, लेकिन इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चीनी कन्फ्यूशीवाद, बौद्ध धर्म और अन्य सांस्कृतिक तत्वों का इन्फ्लुएंस तीन राज्यों की कला, साहित्य और राजनीतिक संस्थानों में देखा जा सकता है। इसी तरह प्रौद्योगिकी और कला में कोरियाई नवाचारों का अपने पड़ोसियों पर स्थायी इन्फ्लुएंस पड़ा, जिसने पूर्वी एशियाई सभ्यता की समृद्ध परंपरा में योगदान दिया। गोगुर्यो अपने जीवंत मकबरे के भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, जिसमें दैनिक जीवन और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया था। ये भित्ति चित्र न केवल कलात्मक कृति हैं, बल्कि मूल्यवान ऐतिहासिक अभिलेख भी हैं, जो लोगों के विश्वासों, रीति रिवाजों और दैनिक गतिविधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भित्ति चित्रों के विशद रंग और जटिल विवरण उच्च स्तर के कलात्मक कौशल और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाते हैं, जो गोगुर्यो समाज की विशेषता थी। पौराणिक जीवों से लेकर शिकार और दावत के दृश्यों तक भित्ति चित्रों में दर्शाए गए विषय राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन की एक झलक पेश करते हैं। सदियों से इन भित्ति चित्रों का संरक्षण गोगुर्यो की कलात्मक उपलब्धियों की स्थायी विरासत का प्रमाण है, जबकि बाएकजी बौद्ध कला और वास्तुकला में उत्कृष्ट था। बौद्ध धर्म को अपनाने का राज्य के सांस्कृतिक और कलात्मक विकास पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा। बाएकजी के बौद्ध मंदिर और मूर्तियां अपनी भव्यता और आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध हैं, जो विश्वास के प्रति राज्य की भक्ति को दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस बाएकजी की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, इसकी कला और वास्तुकला से लेकर इसके साहित्य और दर्शन तक। राज्य की बौद्ध विरासत को आज भी मनाया जाता है। इसके कई मंदिरों और कलाकृतियों को नेशनल खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाएकजी से जापान तक बौद्ध धर्म का प्रसार राज्य के सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस का एक और प्रमाण है, क्योंकि इसने जापानी द्वीप समूह में बौद्ध कला और शिक्षाओं के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिला ने चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों से प्रभावित होकर कन्फ्यूशीवाद को अपनाया और एक परिष्कृत नौकरशाही व्यवस्था विकसित की। कन्फ्यूशियस आदर्शों को अपनाने का राज्य के राजनीतिक और सामाजिक ढांचों पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा, जिससे वफादारी, फिल्मीय धर्मपरायणता और सामाजिक सद्भाव जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिला। सिला की नौकरशाही व्यवस्था अत्यधिक संगठित और कुशल थी, जिसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित पदानुक्रम और नियुक्तियों की योग्यता आधारित प्रणाली थी। शिक्षा और विद्वता पर राज्य के जोर ने अकादमियों की स्थापना और साहित्यिक और दार्शनिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। सिला के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर कन्फ्यूशीवाद का इन्फ्लुएंस गहरा था, जिसने राज्य के संस्थानों और मूल्यों को इस तरह से आकार दिया जिसका कोरियाई इतिहास पर स्थायी इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तीन राज्यों की अवधि, हालांकि संघर्ष और विभाजन द्वारा चिह्नित, ने एक एकीकृत कोरियाई पहचान की नींव रखी। इस युग के सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास ने सिला राजवंश के तहत प्रायद्वीप के अंतिम एकीकरण के लिए मंच तैयार किया। तीन राज्यों की विरासत को कोरिया की स्थायी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में देखा जा सकता है, इसकी कला और वास्तुकला से लेकर इसके राजनीतिक संस्थानों और सामाजिक मूल्यों तक। कोरियाई सभ्यता में इस अवधि के योगदान को आज भी मनाया और याद किया जाता है, क्योंकि वे राष्ट्र की पहचान और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। प्रायद्वीप का एकीकरण केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक मील का पत्थर भी था, जो विविध परंपराओं को एक साथ लाता है और साझा पहचान और उद्देश्य की भावना पैदा करता है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार का समय था, क्योंकि प्रत्येक राज्य ने कोरियाई सभ्यता की समृद्ध परंपरा में योगदान दिया। तीन राज्यों की अवधि को प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य और दर्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति द्वारा चिह्नित किया गया था। राज्यों और उनके पड़ोसियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विचारों और नवाचारों के प्रसार को सुगम बनाया, जिससे क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया गया। कोरियाई सभ्यता में इस अवधि के योगदान को
आज भी मनाया और याद किया जाता है, क्योंकि वे राष्ट्र की पहचान और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। प्रायद्वीप का एकीकरण केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक मील का पत्थर भी था, जो विविध परंपराओं को एक साथ लाता है और साझा पहचान और उद्देश्य की भावना पैदा करता है। तीन राज्यों की अवधि की विरासत को कला, वास्तुकला और परंपराओं में देखा जा सकता है, जो आज भी कोरियाई संस्कृति को आकार देती है। इस अवधि का इन्फ्लुएंस आधुनिक कोरियाई जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है, इसके त्योहारों और समारोहों से लेकर इसकी कला और वास्तुकला तक। तीन राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक उत्सवों सहित विभिन्न माध्यमों से मनाया और संरक्षित किया जाता है। कोरियाई सभ्यता में इस अवधि के योगदान को आज भी मनाया और याद किया जाता है, क्योंकि वे राष्ट्र की पहचान और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। प्रायद्वीप का एकीकरण केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक मील का पत्थर भी था, जो विविध परंपराओं को एक साथ लाता है और साझा पहचान और उद्देश्य की भावना पैदा करता है। भाग 5 सिला's ट्रायम्फ एंड गोरियो's राय से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। किंगडम ने अपने कुशल शासकों के अधीन एक मंदिरों का निर्माण और उत्तम बौद्ध मूर्तियों का निर्माण। सिला के शासकों द्वारा स्थापित केंद्रीकृत सरकार लेखों के संकलन और काव्य रचनाओं के साथ सिला के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण संरक्षण में फला फूला। कोरियाई संस्था तक कि सिला के राजनीतिक परिदृश्य को भी आकार दे तो कर्मियों के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। गुटबाजी और सत्ता संघर्षों के कारण आवश्यकता ने सिला के संसाधनों और सैन्य बाहरी दबावों की एक श्रृंखला से चिह्नित था। जिनेस्टी, जिसकी स्थापना 918 ईस्वी में नैतिक संस्थाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों और आवर्तनों, अपने विशिष्ट हरे शीशे का आवरण, स्थापत्य उपलब्धियां, जिसमें भव्य महलों, राजवंश अपनी संप्रभुता और सांस्कृतिक अखंडता और गोगुर्यो को हराने के लिए आवश्यक सैन्य और राजनीतिक सहायता प्रदान की। सिला किंगडम ने अपने कुशल शासकों के अधीन एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और संस्कृति और समृद्धि के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया। सिला के शासक जैसे कि किंग मूनमू और क्वीन सेओनदेओक सत्ता को मजबूत करने और उन सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने राज्य को मजबूत किया। बौद्ध धर्म ने सिला समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने कला, वास्तुकला और दैनिक जीवन को प्रभावित किया। बुलगुक्सा जैसे शानदार मंदिरों का निर्माण और उत्तम बौद्ध मूर्तियों का निर्माण धर्म के प्रति राज्य की भक्ति और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रमाण है। सिला के तहत कोरिया का एकीकरण कोरियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने सदियों के विखंडन और संघर्ष का अंत किया, जिससे सापेक्ष शांति और स्थिरीकरण का काल आया। इस नई एकता ने सिला किंगडम को आंतरिक विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। सिला के शासकों द्वारा स्थापित केंद्रीकृत सरकार ने कुशल प्रशासन और उन नीतियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जो आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती थीं। इसने सापेक्ष शांति और स्थिरता के युग की शुरुआत की, जिससे कला, साहित्य और व्यापार का विकास हुआ। सिला काल में कला के उल्लेखनीय कार्यों का निर्माण हुआ, जिसमें जटिल सोने के आभूषण, मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग शामिल थीं। साहित्य भी फला फूला, ऐतिहासिक अभिलेखों के संकलन और काव्य रचनाओं के साथ जो उस समय के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाते थे। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ, कोरिया को पड़ोसी देशों से जोड़ा और वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान को सुगम बनाया। सिला के शासकों ने टैंग चाइना से प्रभावित होकर सरकार और समाज में कन्फ्यूशियन सिद्धांतों को लागू किया, एक नौकरशाही व्यवस्था स्थापित की जो आने वाली सदियों तक कोरियाई शासन को आकार देगी। कन्फ्यूशनिज्म को अपनाने से सिला के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आए। योग्यता आधारित नौकरशाही की स्थापना, जहां अधिकारियों का चयन उनके ज्ञान और क्षमताओं के आधार पर किया जाता था, ने अधिक कुशल और न्यायपूर्ण प्रशासन बनाने में मदद की। कन्फ्यूशियन आदर्शों ने शिक्षा, परिवार और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर भी जोर दिया, जो कोरियाई संस्कृति में गहराई से समा गया। बौद्ध धर्म, जो सिल्क रोड के माध्यम से चीन से कोरिया में फैला था, सिला के संरक्षण में फला फूला।
कोरियाई संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक केंद्रीय स्तंभ बन गया। सिला शासकों ने मंदिरों के निर्माण और बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जिससे पूरे राज्य में बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करने में मदद मिली। मठ शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए, पूरे एशिया के विद्वानों और भिक्षुओं को आकर्षित किया। बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस धर्म से परे कला, साहित्य और यहाँ तक कि सिला के राजनीतिक परिदृश्य को भी आकार देता है। सिला कारीगरों ने उत्तम बौद्ध मूर्तियां, जटिल सोने का काम और शानदार मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से कई आज भी इस युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सिला कारीगरों की शिल्प कौशल विस्तृत और अभिव्यंजक मूर्तियों में स्पष्ट है, जो मंदिरों को सजाते हैं। सोने की कलाकृतियां जैसे मुकुट और आभूषण राज्य की संपत्ति और उसके धातुकर्मियों के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। सिला काल की स्थापत्य उपलब्धियां, जिसमें बुलगुक्सा टेम्पल का निर्माण भी शामिल है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के निर्माण के लिए राज्य के समर्पण को दर्शाती है। हालांकि सिला का शासन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। राज्य को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, जिसने इसके लचीलेपन और एकीकृत प्रायद्वीप पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता का परीक्षण किया। शाही दरबार के भीतर गुटबाजी और सत्ता संघर्षों के कारण अक्सर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी और केंद्रीय अधिकार कमजोर होता था। इसके अतिरिक्त पराजित बैक्ये और गोगुर्यो राज्यों के अवशेषों ने खतरा पैदा करना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों और इन्फ्लुएंस को पुनः प्राप्त करने की मांग की। बैक्ये और गोगुर्यो के अवशेषों से आंतरिक कलह और बाहरी खतरों ने राज्य के लचीलेपन का परीक्षण किया। आक्रमणों से बचाव और विद्रोहों को दबाने की निरंतर आवश्यकता ने सिला के संसाधनों और सैन्य क्षमताओं पर महत्वपूर्ण दबाव डाला। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य अपने शासकों के रणनीतिक नेतृत्व और अपने लोगों की वफादारी की बदौलत कई शताब्दियों तक अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कामयाब रहा। 10वीं शताब्दी तक सिला की शक्ति का ह्रास होने लगा, जिससे एक नए राजवंश गोर्यो के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिला का पतन आंतरिक संघर्षों, आर्थिक डिफिकल्टाइयों और बाहरी दबावों की एक श्रृंखला से चिह्नित था, जिसने राज्य की स्थिरता को कम कर दिया। जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, क्षेत्रीय नेताओं और सैन्य कमांडरों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया, जिससे राज्य का विखंडन हो गया। संक्रमण के इस दौर ने गोर्यो राजवंश के उदय के लिए मंच तैयार किया, जो सिल्ला द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करेगा और कोरियाई इतिहास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। गोर्यो डायनेस्टी, जिसकी स्थापना 918 ईस्वी में हुई थी, को सिल्ला से एक एकीकृत राज्य विरासत में मिला था। गोर्यो वंश के संस्थापक किंग ताएजो एक कुशल सैन्य नेता और राजनयिक थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक सत्ता को मजबूत किया और एक नई केंद्र सरकार स्थापित की। गोर्यो नाम आधुनिक नाम कोरिया का मूल है, जो राष्ट्र की पहचान पर इस राजवंश के स्थायी इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। गोर्यो शासन के तहत राज्य ने अपनी राजनीतिक संस्थाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों और आर्थिक समृद्धि का विकास जारी रखा। गोर्यो शासन के तहत कोरिया ने मुद्रण, चीनी मिट्टी की चीजें और साहित्य में प्रगति के साथ सांस्कृतिक उत्फ्लावरिंग का एक और दौर अनुभव किया। गोर्यो राजवंश विशेष रूप से कला और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इस अवधि के दौरान चल धातु प्रकार मुद्रण के आविष्कार ने पुस्तकों के उत्पादन और ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। गोर्यो सेलेडन मिट्टी के बर्तनों, अपने विशिष्ट हरे शीशे का आवरण और जटिल डिजाइनों के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन सिरेमिक कार्यों में से एक माना जाता है। साहित्य भी फला फूला, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों, कविता और दार्शनिक कार्यों के निर्माण के साथ, जिनका आज भी अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। गोर्यो राजवंश 4 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन करता रहा, जिसने कोरियाई इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। गोर्यो काल की स्थापत्य उपलब्धियां, जिसमें भव्य महलों, मंदिरों और किलों का निर्माण शामिल है, राज्य के धन और कलात्मक दृष्टि को दर्शाता है। गोर्यो राजवंश ने कोरियाई पहचान के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य सहित नेबरिंगोसी राज्यों के साथ जटिल संबंधों को नेविगेट किया। आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद
गोर्यो राजवंश अपनी संप्रभुता और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने में कामयाब रहा, जिससे कोरिया के भविष्य के विकास की नींव पड़ी। सेक्शन 6 कन्फ्यूशनिज्म्स एम्ब्रेस गुरु समाज की नींव रखी। आईएसएस टाइम पीरियड लफ्यू गोरियो पीरियड में एक बहुत कन्फ्यूशनिज्म एक फिलोसॉफिकल और एथिक कन्फ्यूशन आइडियल्स कोरियन सोसाइटी में हर जगह फैल। गोरियो रूलर्स ने अपनी गवर्नेंस में कन्फ्यूशन टेक्स्ट के नॉलेज और प्रैक्टिकल गवर्नेंस में गोरियो डायनेस्टी की शुरुआत किंग तैजो ने की थी, जिन्होंने लेटर 3 किंगडम्स ऑफ कोरिया को एक किया था। उनके राज ने एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट और एक समृद्ध समाज की नींव रखी। आईएसएस टाइम पीरियड में आर्ट, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ, जिससे ईस्ट एशिया में कोरिया एक कल्चरल इनोवेशन सेंटर बन गया। गोरियो डिनेस्टी को खासकर उसके अर्थ में अधिक प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है, जिसमें एक्सक्विजिट सेलेडॉन पॉटरी बनाना भी शामिल है, जो आईएसएस प्यूर रीजन में बहुत फेमस हुआ। लिटरेचर भी बहुत आगे बढ़ा, जिसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट को कंपाइल किया गया और यूनिक कोरियन लिटरेरी फॉर्म्स डेवलप हुई। गोरियो पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट द कन्फ्यूशनिज्म का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। कन्फ्यूशनिज्म जो चाइना में स्टार्ट हुआ था, आईएसएस टाइम पीरियड में कोरिया में अपनी जगह बनाने लगा, जिसका कोरियन सोसाइटी और गवर्नेंस पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा। कन्फ्यूशन आइडियल्स को अडॉप्ट करने से गोरियो डायनेस्टी के मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क को शेप करने में मदद मिली, जिसका गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर सोशल कस्टम्स तक हर चीज पे असर पड़ा। कन्फ्यूशनिज्म एक फिलोसॉफिकल और एथिकल सिस्टम है जो चाइना में स्टार्ट हुआ था। यह सोशल हार्मनी, एल्डर्स की रिस्पेक्ट और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर देता है। ये प्रिंसिपल्स कोरियन लोगों को बहुत पसंद आए, जो फैमिली, कम्युनिटी और लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते थे। कन्फ्यूशनिज्म ने गवर्नेंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दिया, इस आइडिया को प्रमोट करते हुए कि एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी वर्च्यू और इंडिविजुअल्स के सही कंडक्ट से बनती है। कन्फ्यूशन आइडियल्स कोरियन सोसाइटी में हर जगह फैल गए, जिससे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल स्ट्रक्चर्स और पर्सनल कंडक्ट अब प्रभावित हुए। गोरियो रूलर्स ने कन्फ्यूशनिज्म को एक गाइडिंग फिलॉसफी के रूप में अपनाया। इसके प्रिंसिपल्स को अपनी गवर्नेंस की हर एस्पेक्ट में शामिल कर लिया। इससे एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना हुई, जहां इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए उनकी एबिलिटीज और नॉलेज के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता था, न कि उनके सोशल स्टेटस या कनेक्शंस के बेसिस पर। गोरियो रूलर्स ने अपनी गवर्नेंस में कन्फ्यूशन प्रिंसिपल्स को अपनाया, जिससे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, जिससे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, चाहे उनका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो, गवर्नमेंट में ऊपर आ सकते थे। यह सिस्टम यह इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया था कि सबसे केपेबल और वर्चुअस इंडिविजुअल्स को अथॉरिटी के पोजीशंस पर रखा जाए, जिससे गुड गवर्नेंस और सोशल स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिले। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में कैंडिडेट्स को उनके कन्फ्यूशन टेक्स्ट के नॉलेज और प्रैक्टिकल गवर्नेंस में कन्फ्यूशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की एबिलिटी पर टेस्ट किया जाता था। एजुकेशन और मेरिटोक्रेसी पे आईएसएस एम्फेसिस की वजह से एक स्कॉलरली क्लास के ग्रोथ हुआ और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को बढ़ावा मिला। स्कॉलर्स सोसाइटी के हाईली रिस्पेक्टेड मेंबर्स बन गए और लिटरेचर, फिलॉसफी और साइंस में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को बहुत वैल्यू किया जाता था। गोरियो डायनेस्टी में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कई फॉर्म्स में अपनी काला दिखाई, जिसमें कमाल की स्किल और प्रिसीजन की जरूरत होती थी, तान हुआ। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से डायनेस्टी करीब 5 सेंचुरीज तक चली, जिससे लेकिन किंगडम के लीडर्स और लोगों ने एडवर्सिटी गोरियो के योद्धा जो अपनी ब्रेवरी और स्किल के लिए आर्ट सिर्फ पर्सनल एक्सप्रेशन का जरिया नहीं था, बल्कि सोसाइटी के वैल्यूज और बिलीफ्स को भी रिफ्लेक्ट करता था। गोरियो के आर्टिस्ट्स ने आर्ट के कई फॉर्म्स में अपनी काला दिखाई, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर और सेरामिक शामिल हैं। उनके वर्क्स में अक्सर नेचर, मिथोलॉजी और कन्फ्यूशन आइडियल्स से थीम्स दिखाई देते थे, जो ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच हार्मनी को दर्शाते हैं। गोरियो सेलेडॉन एक टाइप की सेरामिक वेयर है जो अपने एलिगेंट फॉर्म और डेलिकेट जेड ग्रीन ग्लेज के लिए फेमस है। यह पूरे ईस्ट एशिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ। सेलेडॉन पॉटरी बनाने के लिए कमाल की स्किल और प्रिसीजन की ज़रूरत होती थी, और गोरियो के आर्टिजन्स ने डिज़ायर्ड इफेक्ट्स हासिल करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप किए। गोरियो सेलेडॉन की खूबसूरती और क्राफ्ट्समैनशिप ने इसे डायनेस्टी की कल्चरल सोफिस्टिकेशन और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस का प्रतीक बना दिया।
मेटल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का आविष्कार 13th सेंचुरी में हुआ, यूरोप में गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से सदियों पहले। इससे बुक प्रोडक्शन में क्रांति आ गई और नॉलेज का प्रसार आसान हुआ। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से टेक्स्ट्स का मैस प्रोडक्शन संभव हुआ, जिससे लिटरेचर और एजुकेशनल मटेरियल्स ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। कोरिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास गोरियो डायनेस्टी की एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए कमिटमेंट को दर्शाता है। गोरियो डायनेस्टी की लेगेसी सिर्फ उसके कल्चरल ब्रिलियंस में ही नहीं, बल्कि उसकी रेसिलियंस में भी है। कई चैलेंजेस फेस करने के बावजूद ये डायनेस्टी करीब 5 सेंचुरीज तक चली, जिससे कोरियन हिस्ट्री और कल्चर पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। गोरियो रूलर्स ने रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी और रिसोर्सफुलनेस दिखाई। वो इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल थ्रेट्स के टाइम में भी टिके रहे। आईएसएस किंगडम ने अपनी रेन में कई चैलेंजेस फेस किए, जिसमें नॉर्थ की तरफ से खितान पीपल का इन्वेजन और मंगोल्स, जिन्होंने 13th सेंचुरी में कोरिया को जीत लिया था, शामिल हैं। इन इन्वेजन्स ने गोरियो डायनेस्टी की स्ट्रेंथ और यूनिटी को परखा, लेकिन किंगडम के लीडर्स और लोगों ने एडवर्सिटी के समय रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई। गोरियो डायनेस्टी की इन चैलेंजेस का सामना करने की एबिलिटी इस बात का प्रमाण है कि उसके इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत थे और उसके लोग कितने डिटर्मिन्ड थे। इन सैब हार्डशिप्स के बावजूद गोरियो डायनेस्टी टिकी रही, जिससे कोरियन कल्चर की स्ट्रेंथ और एडेप्टेबिलिटी का पता चलता है। डायनेस्टी के फोर्टिफिकेशंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज ने किंगडम को एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। गोरियो के योद्धा, जो अपनी ब्रेवरी और स्किल के लिए जाने जाते थे, किंगडम को प्रोटेक्ट करने और उसकी सॉवरेंटी को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोरियो डायनेस्टी की लेगेसी कोरियन लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट और चैलेंजेस को ओवरकम करने और एडवर्सिटी के बावजूद ऊपर उठने की उनकी एबिलिटी का प्रमाण है। सातवां भाग, द जोजियन डायनेस्टीज के बीच एक नया नेता प्रमुखता से उभरा, जो आ गया एक कुशल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और को चिन्हित किया। नए शासकों ने लेट गोरी स्टेट आइडियोलॉजी के रूप में अपनाया। नियो का उद्धार, मॉरल प्रिंसिपल्स, सोशल ऑर्डर, लिटरेसी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में और नवीनता दोनों का जश्न मनाता था। पुल का निर्माण एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी था, जो जटिल थे और आम आदमी के लिए समर्थन किया। और नए टूल्स और टेक्निक्स राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और अपने लोग। इस बीच चिकित्सकों और वैद्यों ने चिकित्सा पाती थीं। लैंडस्केप पेंटिंग्स, विशेष आरोह और सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी मनाई जा रही में शैक्षणिक उपलब्धि पर जोर और लेपन का परीक्षण किया। इमजिन वॉर पुनर्निर्माण करने की क्षमता जोसेओन युग इसमें से एक बना देगा। यीस्योंगे, जिन्हें बाद में किंग ताइजो के नाम से जाना गया, एक कुशल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। उनका सत्ता में उदय केवल उनके मिलिट्री प्रोवेस का परिणाम नहीं था, बल्कि कोरियन पेनिनसुला के भीतर विभिन्न गुटों से समर्थन प्राप्त करने की उनकी क्षमता भी थी। पावर को मजबूत करके और स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स को लागू करके उन्होंने एक ऐसे डायनेस्टी की नींव रखी जो कोरियन हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। जोसेओन डायनेस्टी ने कोरिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर को चिह्नित किया। नए शासकों ने लेट गोरियो पीरियड के कथित पतन से खुद को दूर करने की कोशिश की और नियो कन्फ्यूशनिज्म को स्टेट आइडियोलॉजी के रूप में अपनाया। यह बदलाव केवल पॉलिटिकल पावर में बदलाव नहीं था, बल्कि एक प्रोफाउंड कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रेनेसांस था, जो आने वाली सदियों तक कोरिया की पहचान को आकार देगा। नए शासकों ने लेट गोरियो पीरियड के कथित पतन से खुद को दूर करने की कोशिश की और नियो कन्फ्यूशनिज्म को स्टेट आइडियोलॉजी के रूप में अपनाया। नियो कन्फ्यूशनिज्म सोंग डायनेस्टी के दौरान चाइना में उभरे कन्फ्यूशन थॉट का एक पुनरुद्धार, मॉरल प्रिंसिपल्स, सोशल ऑर्डर और द परस्यूट ऑफ नॉलेज पर जोर देता था। इस फिलोसॉफिकल शिफ्ट के कोरियन सोसाइटी के लिए दूरगामी परिणाम हुए, जिसने गवर्नेंस और एजुकेशन से लेकर फैमिली स्ट्रक्चर और सोशल नॉर्म्स तक सब कुछ प्रभावित किया। नियो कन्फ्यूशनिज्म सोंग डायनेस्टी के दौरान चाइना में उभरे कन्फ्यूशन थॉट का एक पुनरुद्धार, मॉरल प्रिंसिपल्स, सोशल ऑर्डर और द परस्यूट ऑफ नॉलेज पर जोर देता था। जोसेओन शासकों का मानना था कि इन सिद्धांतों को अपनाकर वे एक अधिक न्याय संगत और हार्मोनियस सोसाइटी बना सकते हैं। यह विश्वास स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स और एकेडमीज की स्थापना में परिलक्षित होता था, जहां स्कॉलर्स को
कन्फ्यूशन क्लासिक्स में प्रशिक्षित किया जाता था और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए तैयार किया जाता था। इन संस्थानों ने पूरे राज्य में लिटरेसी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोसेओन डायनेस्टी के तहत कोरिया ने कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिन्यूअल के दौर से गुजरा। एजुकेशन और स्कॉलरली परस्यूट्स पर जोर देने से आर्ट्स और साइंसेस का विकास हुआ। स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को नए विचारों का पता लगाने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीवंत कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण हुआ जो परंपरा और नवीनता दोनों का जश्न मनाता था। किंग सेजोंग द ग्रेट, जिन्हें कोरियन हिस्ट्री के सबसे प्रबुद्ध शासकों में से एक माना जाता है, ने 1443 में कोरियन अल्फाबेट हांगुल के निर्माण का काम शुरू किया। किंग सेजोंग के शासनकाल को अक्सर जोसियन डायनेस्टी का स्वर्ण युग माना जाता है। एजुकेशन और इनोवेशन के माध्यम से अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में अलग दिखाया। हांगुल का निर्माण एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, जिसने लिटरेसी का लोकतांत्रिकरण किया और आम लोगों को सशक्त बनाया। हांगुल, एक फोनेटिक राइटिंग सिस्टम जिसे सीखने और उपयोग करने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ने कोरिया में लिटरेसी में क्रांति ला दी, जिससे सभी वर्गों के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने और खुद को लिखित रूप में व्यक्त करने की अनुमति मिली। हांगुल से पहले कोरियन लैंग्वेज को क्लासिकल चाइनीज कैरेक्टर्स का उपयोग करके लिखा जाता था, जो जटिल थे और आम आदमी के लिए सीखना मुश्किल था। हांगुल की सादगी और पहुंच ने अधिक लोगों के लिए साक्षर बनना संभव बना दिया, जिससे एक अधिक समावेशी और शिक्षित समाज का पोषण हुआ। जोसियन डायनेस्टी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला में भी प्रगति देखी। जोसियन के शासकों ने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में वैज्ञानिक जांच और तकनीकी नवाचार के महत्व को पहचाना। उन्होंने विभिन्न रिसर्च पहलों का समर्थन किया और नए टूल्स और टेक्निक्स के विकास को प्रोत्साहित किया, जो कृषि उत्पादकता, चिकित्सा ज्ञान और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाएंगे। स्कॉलर्स ने नई कृषि तकनीकों का विकास किया, जिससे फसल की पैदावार में सुधार हुआ और आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और बढ़ती आबादी का समर्थन करने में ये प्रगति महत्वपूर्ण थी। बेहतर सिंचाई प्रणाली, फसल चक्र विधियों और नई फसलों की शुरुआत जैसे नवाचारों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और अपने लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद की। एस्ट्रोनॉमर्स ने आकाश का महत्वपूर्ण अवलोकन किया, जबकि चिकित्सकों ने चिकित्सा ज्ञान को आगे बढ़ाया। वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रति जोसियन डायनेस्टी की प्रतिबद्धता ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को जन्म दिया। एस्ट्रोनॉमर्स ने सेलेस्टियल इवेंट्स को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किया, जिससे ब्रह्मांड की बेहतर समझ में योगदान मिला। इस बीच चिकित्सकों और वैद्यों ने चिकित्सा पद्धतियों में प्रगति की, उपचार विकसित किए, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हुआ। कलाओं का विकास हुआ। चित्रकारों ने कोरियन लैंडस्केप की सुंदरता और दरबारी जीवन की पेचीदगियों को दर्शाया। जोसेओन पीरियड कलात्मक पुनर्जागरण का समय था, जिसमें चित्रकारों, कवियों और संगीतकारों ने ऐसी रचनाएं की जो राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को दर्शाती थीं। लैंडस्केप पेंटिंग्स विशेष रूप से एक लोकप्रिय जॉनर बन गया, जो कोरिया के पहाड़ों, नदियों और ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करता है। जोसेओन डायनेस्टी की विरासत कोरियन कल्चर और पहचान में गहराई से समाई हुई है। इस अवधि के दौरान स्थापित मूल्य और परंपराएं आज भी समकालीन कोरियन सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। जोसेओन युग में उत्पन्न होने वाले त्योहार, समारोह और सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी मनाई जाती हैं, जो इस उल्लेखनीय डायनेस्टी के स्थायी इन्फ्लुएंस के प्रमाण के रूप में काम करती है। शिक्षा, कन्फ्यूशियन वैल्यूज और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर इसका जोर आज भी कोरियन सोसाइटी को आकार देता है। बड़ों के प्रति सम्मान, फिलियल पाइटी और शिक्षा के महत्व के सिद्धांत कोरियन कल्चर में गहराई से निहित हैं, जो नियो कन्फ्यूशनिज्म के स्थायी इन्फ्लुएंस को दर्शाते हैं। ये मूल्य आधुनिक कोरिया में शैक्षणिक उपलब्धि पर जोर और शिक्षकों और विद्वानों के प्रति सम्मान में स्पष्ट हैं। हालांकि जोसेओन डायनेस्टी को अपनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें आंतरिक शक्ति संघर्ष, शासक अभिजात वर्ग के भीतर गुटबाजी और 16वीं शताब्दी के अंत में जापान द्वारा
और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मैंचुस द्वारा विनाशकारी आक्रमण शामिल थे। इन संघर्षों ने जोसेओन शासकों और कोरियन लोगों के लचीलेपन का परीक्षण किया। इमजिन वॉर, जिसे कोरिया पर जापानीज इन्वेजन्स के रूप में भी जाना जाता है, ने बहुत विनाश और डिफिकल्टी लाई, लेकिन इसने कोरियन योद्धाओं और नागरिकों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित किया। इन परीक्षणों के बावजूद जोसेओन डायनेस्टी कायम रहा, जो कोरियन लोगों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरने और चुनौतियों का सामना करने में पुनर्निर्माण करने की क्षमता जोसेओन युग की एक परिभाषित विशेषता है। इस डायनेस्टी की विरासत न केवल इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों में, बल्कि कोरियन लोगों की स्थायी भावना में भी पाई जाती है, जिन्होंने अपने इतिहास और विरासत से ताकत हासिल करना जारी रखा है। सेक्शन 8, ए लैंड डिवाइड। शायद एशिया में स्टेबिलिटी का बीकन था, खुद को इंटरनल लिए होल्ड कर रहे थे। कभी बहुत पावरफुल डायनेस्टी और कमजोर हो गई। एक रीजनल पावर के रूप में इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सुरक्षित करने के लिए जरूरी अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए उत्सुक था। कोरियन ने के लिए डिप्लोमेसी, कोएर्शन और मिलिट्री फनीज एम्पायर में आत्मसात करने के उद्देश्य और कोरियन लैंग्वेज के इस्तेमाल को डिस्करेज्ड किया जा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कोरियन लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस को भी दबा दिया गया। जापानीज या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था के लिए मजबूर थे। जापानीज अथॉरिटी एक्सप्लॉयटेशन किया। इस एक्सप्लॉयटेशन का कोरियन उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वाइड सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ने जिसमें लंबे काम के घंटे, कम वेतन और रेजिस्टेंस के कार्यों में डिफायंस के रोज के कार्य के लिए लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल समर्थन मांगा। अपनी इंडिपेंडेंस के संघर्ष में और स्वतंत्रता की इच्छा से प्रेरित होकर विरोध कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरिया में लड़ने वालों के अंत ने कोरिया में जापानीज रूल का अंत कर अपने इतिहास के इस डार्क चैप्टर के दौरान लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोर्ट के भीतर इंटरनल डिविजन्स ने एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना मुश्किल बना दिया। फैक्शनलिज्म के कारण इनफाइटिंग और कोहेरेंट पॉलिसी की कमी हो गई, जिससे चैलेंजेस का सामना करने की स्टेट की क्षमता और कमजोर हो गई। एक रीजनल पावर के रूप में जापान का उदय कोरियन पेनिनसुला पर एक लंबी छाया डालता है। जापान, जिसने मेजी रेस्टोरेशन के दौरान अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन सफलतापूर्वक कर लिया था, अब अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार करना चाहता था। कोरियन पेनिनसुला, जो स्ट्रैटेजिकली जापान और एशियन मेनलैंड के बीच स्थित है, जापानीज एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस का फोकल पॉइंट बन गया। जापानीज गवर्नमेंट ने कोरिया पर कंट्रोल को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सुरक्षित करने के लिए जरूरी अंडरस्टैंडिंग आ। जापान मेजी रेस्टोरेशन के रूप में जाने जाने वाले रैपिड मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजरने के बाद एशियन मेनलैंड पर एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड के रूप में कोरिया को देखते हुए अपने एम्पायर के विस्तार पर अपनी नजरें जमा लीं। मेजी रेस्टोरेशन ने जापान को एक फ्यूडल सोसाइटी से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट में बदल दिया था। अपनी नई मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ जापान ईस्ट एशिया में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए उत्सुक था। कोरियन पेनिनसुला अपने रिच नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ एक वैल्यूएबल प्राइज के रूप में देखा जाता था। 1910 में ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और मिलिट्री प्रेशर के बाद जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया पर कब्जा कर लिया। कॉलोनियल रूल की एक क्रूर 35 ईयर पीरियड की शुरुआत हुई। एनेक्सेशन उन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स का परिणाम था जिन्होंने धीरे धीरे कोरियन सॉवरेंटी को मिटा दिया। जापानीज गवर्नमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए डिप्लोमेसी, कोएर्शन और मिलिट्री फोर्स के कॉम्बिनेशन को एम्प्लॉयड किया। एनेक्सेशन ट्रीटी पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। कोरियन ऑफिशियल्स के पास जापानीज डिमांड्स को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोरिया का जापानीज ऑक्यूपेशन कोरियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर था, जो कल्चरल सप्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और वाइडस्प्रेड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस द्वारा चिह्नित था। जापानीज कॉलोनियल अथॉरिटीज ने कोरियन कल्चरल आइडेंटिटी को मिटाने और कोरियन लोगों को जापानीज एम्पायर में आत्मसात करने के उद्देश्य से पॉलिसीज को लागू किया। इन पॉलिसीज में कोरियन लैंग्वेज का दमन, जापानीज कल्चरल प्रैक्टिसेस को लागू करना और कोरियन हिस्टोरिकल साइट्स और आर्टिफैक्ट्स को नष्ट करना शामिल था। जापानीज कॉलोनियल अथॉरिटीज ने कोरियन कल्चरल आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की। स्कूल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कोरियन लैंग्वेज की जगह
जापानीज लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूट किया। कोरियन बच्चों को जापानीज में पढ़ाया जाता था और कोरियन लैंग्वेज के इस्तेमाल को डिस्करेज्ड किया जाता था और अक्सर सजा दी जाती थी। यह पॉलिसी कोरियन आबादी को आत्मसात करने और कोरियन नेशनल आइडेंटिटी की किसी भी भावना को खत्म करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा था। जापानीज अथॉरिटीज का मानना था कि कोरियन कल्चर को मिटाकर वे आबादी को और आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और कोरिया को जापानीज एम्पायर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्कूल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कोरियन लैंग्वेज की जगह जापानीज लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूट करना, कोरियंस को जापानीज नाम अपनाने के लिए मजबूर करना और कोरियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का दमन करना। जापानीज नामों को अपनाना कई कोरियंस के लिए ऑक्यूपेशन का एक पार्टिकुलरली पेनफुल पहलू था। यह उनके कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को छीनते हुए इरेजर का एक सिंबॉलिक कार्य था। ट्रेडिशनल कोरियन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को भी दबा दिया गया। जापानीज अथॉरिटीज ने जापानीज कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को बढ़ावा दिया। कोरियंस को जापानीज नाम अपनाने के लिए मजबूर करना और कोरियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का दमन करना। जापानीज अथॉरिटीज ने इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए प्रोपेगेंडा, एजुकेशन और कोवर्शन का इस्तेमाल किया। कोरियन कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे पारंपरिक कपड़े, त्योहार और रस्में को डिस्करेज्ड या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जापानीज अथॉरिटीज एक होमोजेनस सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें कोरियन कल्चर जापानीज कल्चर के अधीन हो और कोरियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का दमन करना। कोरियन कल्चर का दमन पब्लिक स्फीयर तक ही सीमित नहीं था। प्राइवेट में भी कोरियंस पर जापानीज नॉर्म्स के अनुरूप ढलने का दबाव था। इसने कोरियन आबादी के बीच एलियनेशन और लॉस की भावना पैदा की, क्योंकि वे अपनी कल्चरल हेरिटेज को त्यागने और एक फॉरेन आइडेंटिटी को अपनाने के लिए मजबूर थे। जापानीज अथॉरिटीज ने इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें सेंसरशिप, सर्वेलेंस और जो लोग विरोध करते थे उन्हें सजा देना शामिल था। जापान के इंडस्ट्रियल एम्बिशंस को बढ़ावा देने के लिए कोरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा गया। जापानीज कॉलोनियल अथॉरिटीज ने जापान के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कोरिया के रिच नेचुरल रिसोर्सेज, जिनमें कोल, आयरन और टिम्बर शामिल हैं, का एक्सप्लॉयटेशन किया। इस एक्सप्लॉयटेशन का कोरियन एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर विनाशकारी इन्फ्लुएंस पड़ा। जंगलों को साफ कर दिया गया, खदानें खोदी गईं और नदियों को प्रदूषित कर दिया गया। ये सब जापानीज एम्पायर के लाभ के लिए रिसोर्सेज निकालने के लिए किया गया। इस बीच कोरियन लोगों ने इस एक्सप्लॉयटेशन से बहुत कम लाभ देखा, क्योंकि मुनाफा वापस जापान भेज दिया जाता था, जबकि कोरियन फार्मर्स को एक्सपोर्ट के लिए कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेजेस और हार्डशिप हुई। जापानीज अथॉरिटीज ने एग्रीकल्चरल पॉलिसीज लागू की, जिन्होंने जापान को एक्सपोर्ट के लिए राइस और कॉटन जैसी कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी। इसने कोरियन किसानों के पास अपने उपभोग के लिए भोजन उगाने के लिए बहुत कम जमीन या संसाधन छोड़े। नतीजतन फूड शॉर्टेजेस आम हो गईं और कई कोरियंस को हंगर और मैलन्यूट्रिशन का सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ने पारंपरिक खेती के तरीकों को भी बाधित किया और कई रूरल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट का कारण बना, जिससे वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेजेस और हार्डशिप हुई। कोरिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर से परे तक फैला हुआ था। जापानीज अथॉरिटीज ने कोरिया में इंडस्ट्रीज की स्थापना की। जापानीज मार्केट के लिए सामान प्रोड्यूस करने के लिए कोरियन लेबर का उपयोग किया। इन इंडस्ट्रीज में काम करने की सिचुएटिडी अक्सर कठोर होती थी, जिसमें लंबे काम के घंटे, कम वेतन और वर्कर सेफ्टी के लिए बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जापानीज कॉलोनियल अथॉरिटीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने एक ऐसी सिस्टम बनाई जिसमें कोरियन लोगों का जापानीज एम्पायर के लाभ के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया गया, जिससे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और सफरिंग हुई। हालांकि कोरियन लोगों ने कभी भी जापानीज रूल को पैसिवली स्वीकार नहीं किया। हार्श कंडीशंस और क्रूर दमन के बावजूद कोरियन लोगों ने विभिन्न तरीकों से जापानीज रूल का विरोध किया। रेजिस्टेंस के कार्यों में डिफायंस के रोज के कार्य शामिल थे, जैसे प्राइवेट में कोरियन बोलना या पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करना। जापानीज कॉलोनियल अथॉरिटीज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स तक। रेजिस्टेंस की भावना को कोरियन लोगों के दृढ़ संकल्प और साहस ने जीवित रखा, जिन्होंने सबजुगेटेड होने से इनकार कर दिया। देश और विदेश में
रेजिस्टेंस मूवमेंट्स उभरे। कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने कोरियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने कई रूप धारण किए, जिनमें सशस्त्र विद्रोह और गुरिल्ला युद्ध से लेकर शांतिपूर्ण विरोध और डिप्लोमेटिक प्रयास शामिल थे। कोरियन बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दूसरों को ऑर्गेनाइज और इंस्पायर करने के लिए किया। कई कोरियंस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी समर्थन मांगा। अपनी इंडिपेंडेंस के संघर्ष में सहायता के लिए विदेशी सरकारों और संगठनों से अपील की। कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने कोरियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। रेजिस्टेंस के प्रयासों को जापानीज अथॉरिटीज द्वारा क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, जिन्होंने डिसेंट को कुचलने के लिए हिंसा, कारावास और यातना का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कोरियन लोग नेशनल प्राइड की गहरी भावना और स्वतंत्रता की इच्छा से प्रेरित होकर विरोध करते रहे। कोरियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वालों द्वारा किए गए बलिदानों को आज भी याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, जो कोरियन लोगों के रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में है। इन रेजिस्टेंस एफर्ट्स कोरिया के भीतर और कोरियन डायस्पोरा के बीच जापानीज ऑक्यूपेशन के अंधेरे वर्षों के दौरान कोरियन नेशनलिज्म की लौ को जीवित रखा। कोरियन डायस्पोरा ने रेजिस्टेंस मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कोरिया में लड़ने वालों को सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रदान किए। विदेशों में कोरियन कम्युनिटीज, खासकर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया में रेजिस्टेंस एक्टिविटी के केंद्र बन गए। प्रोटेस्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, धन जुटाना और कोरियन इंडिपेंडेंस के संघर्ष के बारे में अवेयरनेस फैलाना। कोरियन डायस्पोरा के प्रयासों ने रेजिस्टेंस मूवमेंट को सस्टेन करने और इंडिपेंडेंस की उम्मीद को जीवित रखने में मदद की। वर्ल्ड वॉर II के अंत ने कोरिया में जापानीज रूल का अंत कर दिया, लेकिन ऑक्यूपेशन की विरासत आने वाले दशकों तक कोरियन पेनिनसुला को आकार देती रही। ऑक्यूपेशन के निशान गहरे थे, जिन्होंने कोरियन सोसाइटी के हर पहलू को प्रभावित किया, इसकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से लेकर इसकी कल्चर और आइडेंटिटी तक। इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष और ऑक्यूपेशन पीरियड के अनुभव कोरियन नेशनल नैरेटिव के केंद्र बन गए, जिससे देश का आगे का रास्ता और उसकी आइडेंटिटी की भावना प्रभावित हुई। अपने इतिहास के इस डार्क चैप्टर के दौरान कोरियन लोगों का रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा, जो उन्हें फ्रीडम, जस्टिस और नेशनल प्राइड के महत्व की याद दिलाता है। सेक्शन 9 द कोरियन वॉर्स बिटर डिवाइड केवल भविष्य की कल्पना करने के लिए एक साथ आए। अब पूंजीवादी पश्चिम और सोवियत संघ के नेता के आत्मसमर्पण को सुविधाजनक बनाने सोवियत सेनाओं का कब्जा था। पूर्वी एशिया में अपने इन्फ्लुएंस एक गहन परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया के लिए स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम किया। दोनों ने अपनी सिचुएटिडी मजबूत कर ली। अब लड़ाई लड़ी थी नए उत्तर कोरियाई राज्य के नायकवादी राज्य। उत्तर कोरिया में नया शासन और वैचारिक रूप से संरेखित हो समर्थन के साथ री ने एक ऐसी सरकार की स्थापना की शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जून 1950 पूर्ण क्षेत्रीय लाभ द्वारा चिह्नित किया गया कर लिया। सिचुएटिडी भयावह थी और ऐसा और अपने घरों को खो दिया। युद्ध ने बचे लोग जाड़ युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। विनाशों का सामना करना पड़ा। परिवार बिखर गए और प्रायद्वीप विभाजित रहा। उत्तर और दक्षिण के परिदृश्य को आकार देती रहती है। युद्ध ने सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। अमेरिका से हस्तक्षेप करने का फैसला किया। चीनी से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चीनी सैनिकों की प्रकाश डाला, जिसने शीत युद्ध के युग अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार करने और पश्चिमी प्रदेश के केंद्र में पाया। जापान की हार के साथ कोरिया, जो 1910 से जापानी नियंत्रण में था, 38वें समानांतर रेखा पर विभाजित हो गया था। यह विभाजन शुरू में जापानी सेना के आत्मसमर्पण को सुविधाजनक बनाने और स्वतंत्रता के लिए परिवर्तन की देखरेख के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में किया गया था। 38वें समानांतर को कुछ हद तक मनमाने ढंग से चुना गया था। कोरियाई लोगों को एक साथ बांधने वाले सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंधों पर बहुत अधिक विचार किए बिना यह रेखा, जिसे केवल एक प्रशासनिक सुविधा माना जाता था, जल्द ही एक गहरे और अधिक स्थायी विभाजन का प्रतीक बन जाएगी। उत्तर में सोवियत सेनाओं का कब्जा था,
पूर्वी एशिया में अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार करने के लिए उत्सुक सोवियत संघ जल्दी से कोरिया के उत्तरी भाग में एक पैर जमाने के लिए आगे बढ़ा। सोवियत सैनिक साम्यवाद की विचारधारा और राजनीतिक संरचनाओं को अपने साथ लाते हुए इस क्षेत्र में चले गए। उन्होंने स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं का समर्थन किया और एक नए राज्य की नींव रखना शुरू कर दिया, जो सोवियत हितों के साथ संरेखित होगा। उत्तर में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति ने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया और दक्षिण में अमेरिकी सेना का कब्जा था। इस बीच कोरिया के दक्षिणी भाग में अमेरिकी सेना एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लक्ष्य से पहुंची, जो पश्चिमी मूल्यों और हितों के साथ संरेखित होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के प्रसार से सावधान एक मजबूत, स्वतंत्र और पूंजीवादी दक्षिण कोरिया बनाने के लिए दृढ़ था। अमेरिकी सैनिकों ने एक नए राज्य की संस्थाओं के निर्माण के लिए स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम किया, जो इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम करेगा। स्वतंत्रता के लिए परिवर्तन की देखरेख के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में किया गया यह विभाजन जल्दी से एक कठोर राजनीतिक और वैचारिक विभाजन में बदल गया। एक अल्पकालिक समाधान के रूप में जो अर्थ था, वह एक दीर्घकालिक वास्तविकता बन गया, क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने अपनी सिचुएटेडी मजबूत कर ली। 38वां समानांतर कांटेदार तार, गार्ड पोस्ट और सैन्य गश्ती दल के साथ एक भारी किलेबंद सीमा बन गया। परिवार बिखर गए और जो समुदाय कभी एक थे, वे अब एक अदृश्य लेकिन अभेद्य रेखा से विभाजित हो गए थे। उत्तर में किम इल सुंग, सोवियत संघ द्वारा समर्थित एक कम्युनिस्ट गुरिल्ला नेता, ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की। किम इल सुंग, जिन्होंने जापानी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, नए उत्तर कोरियाई राज्य के नेता के रूप में इमर्जेड। सोवियत समर्थन के साथ उन्होंने सत्ता को मजबूत किया और उत्तर कोरिया को एक समाजवादी राज्य में बदलने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों की एक श्रृंखला को लागू करना शुरू कर दिया। भूमि सुधार, उद्योगों का नाशनीयकरण और एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की स्थापना, ये सभी किम के एक नए उत्तर कोरिया के दृष्टिकोण का हिस्सा थे। सोवियत संघ के नमूने पर बना एक अधिनायकवादी राज्य, उत्तर कोरिया में नया शासन जीवन के सभी पहलुओं पर अपने सख्त नियंत्रण की विशेषता थी। सरकार ने अर्थव्यवस्था, मीडिया और सेना पर अपनी कड़ी पकड़ बनाए रखी। साम्यवाद के आदर्शों को बढ़ावा देने और किम इल सुंग के नेतृत्व का महिमा मंडन करने के लिए प्रचार का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। राज्य ने एक ऐसा समाज बनाने की मांग की जो मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों के प्रति वफादार, अनुशासित और वैचारिक रूप से संरेखित हो। यह अधिनायकवादी व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तर कोरियाई लोगों के जीवन को आकार देगी। दक्षिण में सिनगमैनरी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित एक कम्युनिस्ट विरोधी नेशनवादी कोरिया गणराज्य के पहले नेशनपति बने। सिनगमैनरी, जिन्होंने कोरियाई स्वतंत्रता की वकालत करते हुए कई साल निर्वासन में बिताए थे, नए दक्षिण कोरियाई राज्य का नेतृत्व करने के लिए लौट आए। अमेरिकी समर्थन के साथ री ने एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और पूंजीवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। हालांकि री के शासन को सत्तावादी प्रवृत्तियों द्वारा भी चिह्नित किया गया था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने वालों को दबाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने की मांग की थी। पश्चिम के साथ गठबंधन किया गया एक पूंजीवादी लोकतंत्र, नई दक्षिण कोरियाई सरकार ने तीव्र मॉडर्नीकरण और आर्थिक विकास की वोय पर शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्याप्त सहायता के साथ दक्षिण कोरिया ने अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, अपने उद्योगों को विकसित करने और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना शुरू कर दिया। राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक भाषणों में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आर्थिक प्रगति के मूल्यों पर जोर दिया गया। दक्षिण कोरियाई राज्य खुद को कम्युनिस्ट उत्तर के विपरीत सफलता के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए दृढ़ था। 25 जून 1950 को शुरू हुआ कोरियाई युद्ध उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ते विभाजन का प्रत्यक्ष परिणाम था। वर्षों से उबल रहा तनाव अंततः खुले संघर्ष में बदल गया। सोवियत हथियारों से लैस और चीनी सलाहकारों द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण पर अचानक आक्रमण शुरू कर दिया। लक्ष्य कम्युनिस्ट शासन के तहत प्रायद्वीप को फिर से संगठित करना था और आक्रमण के शुरुआती चरणों को तेजी से प्रगति और उत्तर के लिए
महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ द्वारा चिह्नित किया गया था। जब सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, आक्रमण ने दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेना को अचानक पकड़ लिया, जिससे उत्तर कोरियाई अग्रिम को रोकने की कोशिश में कई हताश लड़ाइयां हुईं। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में गहराई से धक्का दिया, प्रमुख शहरों और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। सिचुएटेडी भयावह थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा प्रायद्वीप जल्द ही कम्युनिस्ट नियंत्रण में आ सकता है। बहुत बड़ी त्रासदी थी। कोरियाई युद्ध कोरियाई लोगों के लिए अनकही पीड़ा लेकर आया। शहर मलबे में तब्दील हो गए और ग्रामीण इलाके लगातार लड़ाई से जख्मी हो गए। घर, स्कूल और अस्पताल नष्ट हो गए और अनगिनत लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। युद्ध की मानवीय कीमत चौंका देने वाली थी। लाखों कोरियाई लोगों ने अपनी जान, अपने प्रियजनों और अपने घरों को खो दिया। युद्ध ने बचे लोगों पर गहरे मनोवैज्ञानिक निशान छोड़े और संघर्ष की यादें आने वाले दशकों तक राष्ट्र को सताती रही। 3 साल तक चलने वाले इस युद्ध ने कोरियाई प्रायद्वीप को तबाह कर दिया। लड़ाई तीव्र और क्रूर थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अग्रिम पंक्तियां आगे पीछे होती रहीं और पूरे क्षेत्र लगातार युद्ध से बर्बाद हो गए। कोरियाई परिदृश्य, जो कभी हरा भरा और जीवंत था, एक उजाड़ युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। विनाश का पैमाना बहुत बड़ा था और पुनर्निर्माण का कार्य लगभग असंभव लग रहा था। युद्ध ने भौतिक और स्पिरिटात्मक तबाही की विरासत छोड़ी, जिसे ठीक होने में पीढ़ियां लग जाएंगी, जिसमें लाखों कोरियाई सैनिक और नागरिक दोनों मारे गए। कोरियाई युद्ध का मानवीय नुकसान बहुत बड़ा था। दोनों पक्षों के सैनिकों ने दृढ़ता और बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़ी। क्रॉसफायर में फंसे नागरिकों को अकल्पनीय डिफिकल्टाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार बिखर गए और समुदाय बिखर गए। युद्ध ने अनाथों, विधवाओं और दिग्गजों की एक पीढ़ी का निर्माण किया, जो जीवन भर संघर्ष के निशान अपने साथ रखेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक और स्मारक बनाए गए, लेकिन उनके खोने का दर्द पूरे देश ने गहराई से महसूस किया और विभाजन और अविश्वास की विरासत छोड़ रहा है, जो आज तक जारी है। 1953 में युद्ध विराम के साथ कोरियाई युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन प्रायद्वीप विभाजित रहा। उत्तर और दक्षिण के बीच एक बफर के रूप में डिमिलिटराइज्ड जोन डीएमजी स्थापित किया गया था, जो अनसुलझे संघर्ष की एक कड़ी याद दिलाता है। डीएमजेड, भारी किलेबंद और गश्ती दल, दुनिया की सबसे अधिक सैन्यकृत सीमाओं में से एक है। कोरिया का विभाजन दशकों से कायम है, जिसमें दोनों पक्षों ने तनावपूर्ण और असहज शांति बनाए रखी है। युद्ध की विरासत कोरियाई प्रायद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसने दक्षिण कोरिया की ओर से सैन्य हस्तक्षेप किया। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई सरकार का समर्थन करने के लिए अपनी सेना को तुरंत संगठित किया। अमेरिकी सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों के बलों के साथ उत्तर कोरियाई आक्रमण को रोकने के लिए दक्षिण कोरियाई सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। अमेरिकी सेना ने युद्ध के रुख को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जनशक्ति, उपकरण और रणनीतिक योजना के मामले में आवश्यक सहायता प्रदान की। और चीन, जिसने उत्तर कोरिया का समर्थन करने के लिए सेना भेजी। युद्ध में चीनी सेना का प्रवेश संघर्ष के एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक था। चीन, अपनी सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति के बारे में चिंतित, ने उत्तर कोरिया की ओर से हस्तक्षेप करने का फैसला किया। चीनी सैनिक, जिन्हें अक्सर पीपुल्स वॉलंटियर्स कहा जाता है, ने यलू नदी को पार किया और संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण कोरियाई सेना के साथ भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। चीन की भागीदारी ने युद्ध में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे यह वास्तव में अंतर्नेशनीय संघर्ष बन गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। जिसने उत्तर कोरिया का समर्थन करने के लिए सेना भेजी। चीनी हस्तक्षेप कोरियाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चीनी सैनिकों की भारी संख्या और कठोर परिस्थितियों और भारी हताहतों को सहने की उनकी इच्छा का संघर्ष के पाठ्यक्रम पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा। चीनी सेना ने कई आक्रमण शुरू किए, जिसने संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण कोरियाई सैनिकों को पीछे धकेल दिया, जिससे एक लंबा और खूनी गतिरोध पैदा हो गया। चीन की भागीदारी ने कोरियाई युद्ध के वैश्विक दांव को रेखांकित किया
और गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल पर प्रकाश डाला, जिसने शीत युद्ध के युग को परिभाषित किया। कोरियाई युद्ध को महाशक्तियों के बीच एक छद्म युद्ध में बदल दिया। कोरियाई युद्ध सिर्फ उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष नहीं था, यह शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का युद्ध का मैदान था। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने युद्ध को साम्यवाद के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में देखा, जबकि सोवियत संघ और चीन ने इसे अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार करने और पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखा। युद्ध एक छद्म संघर्ष बन गया, जिसमें दोनों पक्षों को अपने अपने महाशक्ति संरक्षकों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। इस गतिशीलता ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापक वैश्विक संघर्ष के सूक्ष्म जगत में बदल दिया। सेक्शन 10 दो कोरिया दो दुनिया। कोरियन वॉर की विशेषता थी जिसने दोनों कोरिया के भाग्य को एमजी सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है बल्कि एक साइक्लोन की स्थापना की, जिसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस, स्टेट कंट्रोल बनाए रखने और रिजीम के नैरेटिव भरकर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। देशित करने और विकास को बढ़ावा देने में द हैन रिवर कहा जाता है ने साउथ कोरिया स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहां साउथ कोरिया नागरिकों की भलाई की कीमत पर आया। देश कोर्ट्स के साथ दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित की मानवीय कीमत और उस जंग की स्थायी विरासत या एक हेविली फोर्टिफाइड डिमिलिटराइज्ड जोन से अलग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। डीएमजी कोरियन पेनिनसुला के पार जमीन की एक पट्टी है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बफर जोन का काम करती है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स में से एक है, जो आज तक बने हुए गहरे तनाव और दुश्मनी का प्रतीक है। डीएमजी सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है जो दोनों देशों को बांटने वाले आइडियोलॉजिकल कैज़म को दर्शाता है। नॉर्थ कोरिया किम इल सुंग और उनके उत्तराधिकारियों के आयरन फिस्टेड रूल के तहत एक अलग थलग ऑथोरिटेरियन स्टेट के रूप में विकसित हुआ, जिसने अपने लोगों की भलाई के बजाय मिलिट्री माइट को प्राथमिकता दी। किम इल सुंग, जो नॉर्थ कोरिया के संस्थापक नेता थे, ने जूचे या सेल्फ रिलायंस के सिद्धांतों पर आधारित एक रिजीम की स्थापना की, जिसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस से आज़ादी और एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पर जोर दिया गया था। इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल रिजीम की ऑप्रेसिव पॉलिसीज और एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करने को जस्टिफाई करने के लिए किया गया था। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने स्टेट कंट्रोल का एक स्ट्रिक्ट सिस्टम लागू किया, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को दबाया और अपने नागरिकों को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया। प्रोपेगेंडा स्टेट कंट्रोल बनाए रखने और रिजीम के नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल बन गया। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से लेकर मीडिया तक जीवन के सभी पहलुओं को कड़ाई से नियंत्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता वफादार और आज्ञाकारी बनी रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी से नॉर्थ कोरिया के आइसोलेशन ने एक पारिया स्टेट के रूप में अपनी सिचुएटिडी को और मजबूत कर दिया। दूसरी ओर साउथ कोरिया जंग की तबाही से उभरकर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया, जिसने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अपनाया। यह सफर आसान नहीं था। देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक हार्डशिप शामिल हैं। हालांकि गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन एड और अपने लोगों के रेजिलियंस के मेल से साउथ कोरिया खुद को रिबिल्ड और ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम था। देश ने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जहां गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को निर्देशित करने और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक स्किल्ड वर्कफोर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने के संयोजन से प्रेरित होकर साउथ कोरिया ने रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया, खुद को एक युद्धग्रस्त देश से बदलकर दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया। देश के इकोनॉमिक मिरेकल, जिसे अक्सर मिरेकल ऑन द हैन रिवर कहा जाता है, ने साउथ कोरिया को ग्लोबल मार्केट्स में एक प्रमुख प्लेयर बनते देखा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक के उद्योग शामिल थे। इस परिवर्तन में साउथ कोरियन लोगों का समर्पण और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों कोरिया के बीच का कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा अलग नहीं हो सकता था। जहां साउथ कोरिया फलता फूलता रहा, वहीं नॉर्थ कोरिया अलग थलग
और गरीब बना रहा। कोरियन पेनिनसुला की रात की सैटेलाइट इमेजेस इस विभाजन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जहां साउथ कोरिया तेज रोशनी से जगमगा रहा है और गतिविधियों से भरा हुआ है, वहीं नॉर्थ कोरिया अंधेरे में डूबा हुआ है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भारी अंतर को रेखांकित करता है। नॉर्थ कोरिया अलग थलग और गरीब, एक टाइम वॉर्प में फंसा रहा, एक ऐसी आइडियोलॉजी से चिपका रहा जिसे बहुत पहले ही बदनाम कर दिया गया था। मिलिट्री स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस पर रेजिम का ध्यान इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपने नागरिकों की भलाई की कीमत पर आया। देश को क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और व्यापक गरीबी का सामना करना पड़ा। इन डिफिकल्टाइयों के बावजूद रेजिम ने अपनी मिलिट्री एम्बिशंस को प्राथमिकता देना जारी रखा और देश को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग कर दिया। साउथ कोरिया जीवंत और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इनोवेशन, कल्चर और टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल हब बन गया। अपने के पॉप म्यूजिक, इनोवेटिव टेक कंपनीज और कल्चरल एक्सपोर्ट्स के साथ दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करता है। देश का कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसे अक्सर कोरियन वेव या हैल्यू कहा जाता है, का ग्लोबल पॉपुलर कल्चर पर महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस पड़ा है। सैमसंग और एलजी जैसी साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने कटिंग एज प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस के लिए जानी जाती हैं। कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स का एक उत्पाद, कोरिया का विभाजन कोरियन पेनिनसुला पर एक लंबी छाया डालता रहता है, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत और उस जंग की स्थायी विरासत की याद दिलाता है जो वास्तव में कभी खत्म नहीं हुई। कोरियन वॉर मेमोरियल्स और डीएमजी की निरंतर उपस्थिति उन बलिदानों और पीस और रीयूनिफिकेशन के लिए चल रहे संघर्ष की मार्मिक याद दिलाते हैं। एक एकीकृत कोरिया की उम्मीद एक दूर का सपना बनी हुई है, लेकिन कोरियन लोगों का लचीलापन और दृढ़ संकल्प एक बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद जगाता रहता है। सेक्शन 11, अ लेगेसी ऑफ रेजिलियंस। म्यूजिक और लिटरेचर को अब ग्लोबल रिकॉग्निशन ने देश की रेजिलियंस और यूनिक कल्चरल हेरिटेज पीस और परफॉर्मर्स को कनेक्ट होने और अपने टैलेंट्स को शेयर कल्चरल हेरिटेज को जिंदा रखा है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से परे है। साउथ कोरिया में लेट 20th और अर्ली 21st सेंचुरीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है, और साथ में आर्ट्स, कल्चर और नेशनल प्राइड भी फ्लोरिश हुआ है। साउथ कोरियन सिनेमा, म्यूजिक और लिटरेचर को अब ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है, और ये अपनी क्रिएटिविटी, इमोशनल डेप्थ और टेक्निकल मास्टरी से दुनिया भर के ऑडियंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी आइसोलेशन और मुश्किलों के बावजूद अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मजबूती से पकड़े हुए है, जो उसकी हिस्ट्री, कल्चर और लीडरशिप के मिथोलॉजी में रूटेड है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंस और नेशनल प्राइड के नैरेटिव को प्रमोट करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और वो एडवर्सिटी के सामने देश की रेजिलियंस और यूनिक कल्चरल हेरिटेज पर जोर देता है। दोनों कोरियाज के बीच पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन और शेयर्ड फ्यूचर की होप की रे भी दिख रही है। फैमिली रियूनियंस चाहे कम होते हैं और केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन कोरियन वॉर में बिछड़ चुकन फैमिलीज के लिए ये इमोशनल कनेक्शन के ब्रीफ मोमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस चाहे लिमिटेड हैं, लेकिन दोनों तरफ के आर्टिस्ट्स, एथलीट्स और परफॉर्मर्स को कनेक्ट होने और अपने टैलेंट्स को शेयर करने का मौका देते हैं। रियूनिफिकेशन का रास्ता अभी भी डिफिकल्ट है, लेकिन कोरियन लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चरल हेरिटेज एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर एक पीसफुल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाया जा सकता है। भाग 12, आगे का रास्ता। दी कोरियन इतिहास की अपनी खोज समाप्त करते हैं। हमें कोरिया 21वीं सदी के तकनीकी चमत्कारों तक कोने की कोरिया की क्षमता का प्रमाण है। आज विभाजन के भीतर सुलह और एकता की संभावना निहित कोरिया का सपना हकीकत बन सकता है। यह कई कोरियाई लोगों के लिए एक गहरी व्यक्त से परे है। यह सांस्कृतिक विरासत गर्व, हालांकि चुनौतीपूर्ण है। विश्वास और समझ जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों की भागीदारों के भीतर सामंजस्य सभी इस सपने के क्षण अपने लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण करना और आशा की शक्ति में अटूट विश्वास की लायक यात्रा है। जैसे ही हम आगे देखते हैं, कोरियाई ड्रीम एक ऐसे राष्ट्र की स्थायी भावना और घनिष्ठ परिवार सभी एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करते हैं जो अपनी विरासत में गहराई से निहित है, फिर भी हमेशा आशा
और दृढ़ संकल्प के साथ आगे देख रहा है। गोजोसोन की पौराणिक स्थापना से लेकर 21वीं सदी के तकनीकी चमत्कारों तक कोरिया की यात्रा निरंतर परिवर्तन की रही है, जो विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित है। प्राचीन खंडहर बीते युग के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जबकि आधुनिक क्षितिज अपने विशाल गगनचुंबी इमारतों और अत्याधुनिक तकनीक के साथ एक ऐसे राष्ट्र की बात करता है जिसने प्रगति और नवाचार को अपनाया है। पुराने और नए का मेलजोल भविष्य की राह बनाते हुए अपने अतीत का सम्मान करने की कोरिया की क्षमता का प्रमाण है। आज कोरियाई प्रायद्वीप एक चौराहे पर खड़ा है, जो विभाजन की विरासत और तेजी से बदलती दुनिया की अनिश्चितताओं के बोझ तले दबा हुआ है। डिमिलिटराइज्ड जोन डीएमजी उस संघर्ष की एक कठोर याद दिलाता है जिसने दशकों से परिवारों और समुदायों को अलग कर रखा है। कांटेदार तार और बाढ़ उन शारीरिक और स्पिरिटात्मक बाधाओं का प्रतीक हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण को अलग रखा है। फिर भी इस विभाजन के भीतर सुलह और एकता की संभावना निहित है, एक ऐसी आशा जो कई कोरियाई लोगों के दिलों में उज्जवल रूप से जलती रहती है। फिर भी आशा भी है। डीएमजी पर सूर्योदय एक नए दिन, एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कोरियाई लोगों के आशावान चेहरे, गांवों में खेलते बच्चों की हंसी, सभी एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जिसमें वादा और संभावना है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां अतीत के घावों को भरा जा सकता है और जहां एकजुट कोरिया का सपना हकीकत बन सकता है। शांति और पुनर्मिलन की लालसा कई कोरियाई लोगों में उत्तर और दक्षिण दोनों जगह मजबूत बनी हुई है। दक्षिण कोरियाई और उत्तर कोरियाई झंडे को एक साथ देखना, लंबे समय से बिछड़े परिवारों का स्पिरिटात्मक पुनर्मिलन और पुनर्मिलन का आह्वान करने वाले शांतिपूर्ण विरोध, सभी एक ऐसे कोरिया की गहरी इच्छा को रेखांकित करते हैं जो संपूर्ण और एकजुट हो। यह तड़प केवल एक राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, यह कई कोरियाई लोगों के लिए एक गहरी व्यक्तिगत और स्पिरिटात्मक यात्रा है जो अपनी मातृभूमि को उसके पूर्ण वैभव में बहाल होते देखना चाहते हैं। कोरियाई लोगों का साझा इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक विरासत एक शक्तिशाली नींव प्रदान करता है जिस पर एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। पारंपरिक नृत्य, कोरियाई भाषा की सुंदर लिपि और ऐतिहासिक स्मारक सभी एक सामान्य पहचान की याद दिलाते हैं जो राजनीतिक सीमाओं से परे है। यह सांस्कृतिक विरासत गर्व और शक्ति का स्रोत है, एक एकीकृत शक्ति जो विभाजन को पाटने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकती है। आगे के रास्ते के लिए धैर्य, संवाद और अतीत के घावों को भरने की इच्छा की आवश्यकता होगी। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शांति वार्ता और राजनयिक बैठकें, प्रतीकात्मक हाथ मिलाना, सभी सुलह की दिशा में उठाए गए कदमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रयास हालांकि चुनौतीपूर्ण है, विश्वास और समझ के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए कोरियाई और अंतर्नेशनीय समुदाय दोनों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। एक ऐसी यात्रा जिसके लिए दृढ़ता और शांति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सुलह की जटिलताओं को नेविगेट करने और समझ के पुलों का निर्माण करने के लिए इसके लिए कोरिया के भीतर और अंतर्नेशनीय समुदाय दोनों से नेतृत्व की मांग की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्नेशनीय नेताओं और संगठनों की भागीदारी शांति प्रक्रिया का समर्थन करने में महत्वपूर्ण है। ये सभाएं और वार्ता संवाद को बढ़ावा देने, अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और एक ऐसे समाधान की दिशा में मिलकर काम करने के अवसर हैं जो सभी पक्षों को लाभान्वित करे। कोरियाई सपना हर जगह लोगों के सपनों की तरह शांति, समृद्धि और एकता का सपना है। शांत ग्रामीण इलाके, बच्चों की हर्षित हंसी और परिवारों के भीतर सामंजस्य, सभी इस सपने के सार को दर्शाते हैं। ये एक ऐसे कोरिया का दृष्टिकोण है जहां लोग बिना किसी डर के रह सकें, जहां अवसर प्रचुर मात्रा में हों और जहां समुदाय और परिवार के बंधनों को पोषित और पोषित किया जाता है। ये एक ऐसे कोरिया का सपना है जहां कोरियाई युद्ध से अलग हुए परिवारों का पुनर्मिलन हो सके, जहां प्रायद्वीप के कृत्रिम विभाजन को सहयोग और समझ से बदला जा सके और जहां कोरियाई लोग उत्तर और दक्षिण अपने लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए। कोरियाई युद्ध की ऐतिहासिक छवियां उस दर्द और पीड़ा की मार्मिक याद दिलाती हैं जिसे सहा गया है, लेकिन वे कोरियाई लोगों के लचीलापन और ताकत को भी उजागर करते हैं। सीमा पर पुनर्मिलन, सहयोग के कार्य, सभी एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं
जहां एकता और सहयोग प्रबल हो सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए साहस, करुणा और आशा की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी, ताकि सबसे अधिक जड़े हुए डिवीजनों को भी दूर किया जा सके। शांति रैलियां, मोमबत्ती की रोशनी में जागरण और प्रेरणादायक नेता, सभी आशा और दृढ़ संकल्प की भावना का प्रतीक है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो सहानुभूति, समझ और व्यापक हित के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान करता है। पुनर्मिलन और शांति की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह आने वाली पीढ़ियों की खातिर करने लायक यात्रा है। जैसे ही हम आगे देखते हैं, आइए हम कोरियाई लोगों के लचीलापन और दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लें, और आइए हम एक शांतिपूर्ण और एकीकृत भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करें। लोगों के एक साथ पुनर्निर्माण की छवियां, सांस्कृतिक उत्सव और एकता के प्रतीकात्मक हावभाव सभी इस बात की शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि क्या हासिल किया जा सकता है जब लोग एक समान उद्देश्य के साथ एक साथ आते हैं। कोरियाई ड्रीम एक ऐसे राष्ट्र की स्थायी भावना का प्रमाण है जिसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन एक बेहतर कल के लिए प्रयास करना जारी रखता है। आइए हम शांति, समृद्धि और एकता की खोज में कोरियाई लोगों के साथ खड़े हों, और आइए हम उनकी अटूट आशा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित हों।